Hello friends, today we discuss about the development of female gametophyte. Development of female gametophyte asks for various type of the questions. What is mean by the female gametophyte? What is mean by embryo sac? What is the function of an nucellus? How many antipodals are present in embryo sac? How many synergies are present in a female gametophyte? What is the role played by the definitive nucleus? What is mean by secondary nucleus? What is mean by the egg apparatus? What is the role played by the filiform apparatus? In this way, number of the questions asked for 1 mark. Short note on female gametophyte. Short note on embryo sac. Short note on formation of the female gamete. Detailed description on development of female gametophyte for the 3 marks. And all short notes are for the 2 marks. So we have to discuss as the development of female gametophyte as 1.13. We have discussed some of the summarized point here and describe the development of female gametophyte in this way. Detailed description of the formation of female gamete. Inside ovule, there is a central structure filled with dense parenchymatous tissue called nucellus, which represents the megasporangium. जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो और क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें हमने न्यूसेलस क्या होता है, कहाँ होता है, ये देख चुके हैं. बिल्कुल उसी बेसिस पर अकॉर्डिंग टू दैट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जो पैरेन्काइमेटस नाम की टिश्यू से भरा होता है. सो इसी पैरेन्काइमेटस टिश्यू से भरा हुआ जो सेंट्रल पार्ट है उसे न्यूसेलस कहा जाता है. यही न्यूसेलस जैसे जैसे मैच्योर होगा या खुद में कन्वर्शन शुरू करेगा, डेवलपमेंट शुरू करेगा, तो अपने आप को उस समय ये मेगास्पोरेंजियम करके रिप्रेजेंट करेगा. अब मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर जो अपने आप में मेगास्पोर को जन्म देगा. सो इस वजह से इस न्यूसेलस को ही आगे चल के मेगास्पोरेंजियम कहा जाएगा. इस न्यूसेलस के जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या करते हैं. सच ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू अंडरगो सेल डिवीजन एंड मैच्योर्स इनटू हाइपोडर्मल सेल्स. यही पैरेन्काइमेटस टिश्यू सेल डिवीजन करते करते उनमें से सेल्स धीरे धीरे जब मैच्योर्स होती है तो उन मैच्योर सेल को इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू और पैरेन्काइमेटस सेल से नाम ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे हम नाम देंगे अब हाइपोडर्मल सेल्स. या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यही पैरेन्काइमेटस सेल्स जब डिवाइड होकर मैच्योर होती है तो हाइपोडर्मल सेल्स कहलाती हैं. दिस हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस अंडरगो डिफ्रेंसिएशन टू फॉर्म आर्कियोस्पोरियम. यही हाइपोडर्मल सेल आगे चल के खुद को डिफाइन करना शुरू कर देती है, खुद को बदलना शुरू कर देती है. उस समय यही हाइपोडर्मल सेल नए नाम से जानी जाती है एज अ आर्कियोस्पोरियम. यानी अब इसके अंदर आर्कियोस्पोरम बन चुका है या आर्कियोस्पोर को जन्म देगा. ओनली वन आर्कियोस्पोरियम मैच्योर्स एंड हाईली एबल टू फंक्शंस एज मेगास्पोर मदर सेल MMC. यही आर्कियोस्पोरियम जो आर्कियोस्पोर को जन्म देगा, जो आर्कियोस्पोरियम आगे चल के मेगास्पोर कहलाया जाएगा. तो ये आर्कियोस्पोरियम नाम की जो सेल है ये मैच्योर होगी और अपने आप को उस समय मेगास्पोर को जन्म देने वाली सेल कहलाई जाएगी, जिसको कहा जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्टली MMC. The MMC is diploid cell undergo meiosis to form linear tetrad consist of 4 haploid megaspores, मेगास्पोरोजेनेसिस जिसे कहेंगे. यही जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड नेचर की होती है. ये मियोसिस में जाएगी. हम जानते हैं मियोसिस में 4 सेल को जन्म दिया जाता है, 4 डॉटर सेल्स को जन्म दिया जाता है.
तो यहीं पर यहाँ पर वही होगा। MMC जैसे ही मियोसिस में जाएगी तो 4 हैप्लॉइड नए सेल को जन्म देगी। यहाँ पर मेगास्पोर मदर से 4 नई सेल यानी 4 मेगास्पोर को जन्म देगी। जो लीनियर टेट्राड का मतलब 4 सेल का एक ही बंच, लीनियर यानी एक सीधे लाइन में एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाएगी। सो इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस, सिंपली फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा। Out of 4 megaspores, 3 are starts to degenerate, which present towards micropylar end, but only 1 megaspore is actively participated to further become function a megaspore which present towards chalazal end. अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 4 मेगास्पोर जन्म ले चुकी है उनमें से 3 अनेबल होती है, कोलैप्स हो जाती है और धीरे धीरे डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इनमें से एक मेगास्पोर होता है ये हाईली एक्टिव होता है, हाईली कैपेबल होता है, ये न्यूसेलस से नरिशमेंट डिराइव करना शुरू कर देता है और एक तरह का फंक्शनल मेगास्पोर हो जाता है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है और जो 3 मेगास्पोर डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। यानी न्यूसेलस का जो एंड माइक्रोपाइल की तरफ होता है वो माइक्रोपाइलर एंड और न्यूसेलस का एंड जो चलाजा की तरफ होता है वो चलाजल एंड। यानी अब फंक्शनल मेगास्पोर किस तरफ डेवलप होना शुरू हो चुका है, चलाजल एंड की तरफ। द फंक्शनल मेगास्पोर हाईली एबल टू डेवलप to receive nourishment from nucellus and become enlarged called embryo sac. यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है यह न्यूसेलस से अपना नरिशमेंट डिराइव करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ शो करता है। ग्रोथ में एनलार्ज यानी बड़ा होना शुरू हो जाता है। एक एनलार्जमेंट में जब आ जाता है तो अंदर ही अंदर एक अलग सा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उस समय ये एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। अब ये डेवलपमेंट क्या है हम आगे पढ़ेंगे। सच एम्ब्रियो सैक नाउ एक्ट एज फीमेल गमेटोफाइट। द न्यूसेलस ऑफ एम्ब्रियो सैक अंडरगो 3 सक्सेसिव the nucleus of embryo sac undergo 3 successive free nuclear division to form total 8 nuclei through the mitotic division. ये एम्ब्रियो सैक फ़िलहाल हैप्लॉइड नेचर का है, एक ही न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस इस एम्ब्रियो सैक में जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है उस डेवलपमेंट के तहत सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना होते हुए ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा और इस न्यूक्लियर डिवीजन में 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी ये न्यूक्लियर डिवीजन 3 बार होगा और फ्री होगा, एक दूसरे से न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियर डिवीजन का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, जिसमें पहली माइटोटिक डिवीजन में 1 से 2 न्यूक्लियस, दूसरी माइटोटिक डिवीजन में 2 से 4 न्यूक्लियस, तीसरी माइटोटिक डिवीजन में 4 से 8 न्यूक्लिया बन के रेडी रहेंगे। अब ये जो 8 न्यूक्लिया है, ये न्यूक्लिया कैसे किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं वो आगे देखेंगे। आउट ऑफ 8 न्यूक्लिया 4 आर लोकेटेड टूवर्ड्स चलाजल एंड। इसी चलाजल एंड को पोल कहा गया है। तो इन 8 न्यूक्लिया में से धीरे धीरे 4 न्यूक्लियस अपने आप में चलाजल एंड की तरफ लोकेट होना शुरू हो जाते, तो बचे जो 4 न्यूक्लियस है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लोकेट होना शुरू हो जाते हैं। अब लोकेशन जो है वो चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड ऑफ फीमेल गमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे। इस तरह ये 8 न्यूक्लिया अपने आप को लोकेट कर लेते हैं। अब उसमें से एक एक न्यूक्लियस फिर से माइग्रेट होता है और सेंटर में आ जाता है। सो 1 न्यूक्लियस माइग्रेट टूवर्ड सेंटर फ्रॉम ईच पोल और एंड फ्यूज बोथ टू फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस। रिमेन 3 न्यूक्लियस टूवर्ड्स ईच एंड और पोल। इन 4
न्यूक्लियाई में से माइक्रोपाइलर एंड से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो बाकी 4 न्यूक्लियस है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से और दूसरी चलाजल एंड की तरफ से, उनमें से एक न्यूक्लियस फिर से माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है। इस तरीके से दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है और एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है। और एक दूसरे से ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इसी को ही आगे चल के सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि अपने आप में फ्यूज होकर एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसा ही इस तरीके का सिर्फ 2 न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इस वजह से इसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। कभी कभी 1 मार्क MCQ और मैच द पेयर्स और क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। व्हाट इज़ मीन बाय द डेफिनेटिव न्यूक्लियस? सेकेंडरी न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज टू बी द ब्लैंक, दैट इज डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अभी भी फिर भी दोनों एंड की तरफ, चलाजल एंड की तरफ और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस रिमेन हैं। अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं साइमल्टेनियसली इस डायग्राम से हम बेटर अंडरस्टूड कर सकते हैं। या हम जब भी डिटेल डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन लिखेंगे 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो उस समय डिस्क्रिप्शन के साथ ये डायग्राम भी देना ज़रूरी है। अब पहली जो डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल वाला, सो इसमें हम देख रहे हैं कि एनाट्रोपोसोइल का स्ट्रक्चर है और बीच में ग्रे कलर का एक स्ट्रक्चर है जो न्यूसेलस है। न्यूसेलस में उसका एक छोटा सा सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू से जन्म लेके हाइपोडर्मल सेल हो जाता है। हाइपोडर्मल सेल से डेवलप होके वो आर्कियोस्पोरियम हो जाता है। आर्कियोस्पोरियम से डेवलप होके वो अब मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर का होता है और हमने कहा है कि ये डिप्लॉयड होने की वजह से अब ये आगे चल के 3 माइटोटिक डिवीजन से पहले एक मियोसिस करेगा। तो मियोसिस करते समय अपने आप में ये 4 डॉटर सेल को जन्म देगा। जो दूसरा डायग्राम है, इस दूसरे डायग्राम में है हम देख रहे हैं कि ये जो MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल है, ये जब मियोसिस में चले जाता है तो इस तरीके से 4 मेगास्पोर को जन्म देता है जो एक दूसरे से एक लीनियर कतार में जुड़े होते हैं। इस वजह से इसे लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स कहा जाता है। इनमें से नीचे की ओर माइक्रोपाइलर एंड कहलाया जाता है और ऊपर की ओर चलाजल एंड कहलाया जाता है। तो इनमें से जो 3 मेगास्पोर होती है, हम तीसरी डायग्राम में देख रहे हैं कि इनमें से 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर्स होती है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है वो अनेबल होती है, अनकैपेबल होती है। तो अपने आप में धीरे धीरे वो डिजनरेट होना शुरू कर देती है, जिसे यहाँ दिखाया गया डिजनरेटिंग मेगास्पोर। पर चलाजल एंड की तरफ जो एक हाईली एबल मेगास्पोर होता है वो बहुत ही यूरियसली फास्ट तरीके से न्यूसेलस से नरिशमेंट डिराइव करना शुरू कर देता है और अपने आप को ग्रो करके एनलार्ज कर देता है। तो उस समय ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाया जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेटली अंडरस्टूड करने के लिए ओनली फंक्शनल मेगास्पोर को बाहर निकालेंगे और उससे हम अंडरस्टूड करेंगे आगे का डेवलपमेंट या फर्दर डेवलपमेंट। यहाँ हम देख रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर सबसे पहले हैप्लॉइड नेचर का है, सिर्फ एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में हम यहाँ देख रहे हैं कि यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है पूरी तरीके से जब अपने आप में अंदर ही अंदर डेवलपमेंट शुरू कर देता है तो ये आगे चल के एम्ब्रियो सैक कहलाया जाएगा। एम्ब्रियो सैक क्यों? तो फ्यूचर में इस सैक में, इस थैली में, सेल में एम्ब्रियो डेवलप करेगा या जनरेट होगा। सो इसे पहले ही डेवलपमेंट में एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। पहली न्यूक्लियर डिवीजन में हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस से वो 2 न्यूक्लियस में बदल चुका है, जिसे फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। अब दूसरी डायग्राम में देख रहे हैं कि दूसरा माइटोटिक डिवीजन हो चुका है, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें से अब 2 न्यूक्लियस ने 4 न्यूक्लियस को जन्म दे दिया है, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तीसरी डायग्राम हम देख रहे हैं जिसमें
में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीसरा डायग्राम हमें दिखा रहा है जिसमें 4 न्यूक्लियस से माइटोसिस से 8 न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई हो चुके हैं। थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन जिसे हम बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है उनमें से इस थर्ड डायग्राम में हम देख रहे हैं 4 चलाज़ल एंड की तरफ लोकेट हो चुके हैं, 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लोकेट हो चुके हैं। अब इसका अरेंजमेंट आगे एज ए एम्ब्रियो सैक करके किस तरीके से होगा ये फर्दर डायग्राम से हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्रामेटिक स्केच से अंडरस्टूड करेंगे। सो यहाँ हम देख रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियाई, यानी जैसे हमने कहा था कि 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियाई लोकेट हो चुके हैं, तो 4 चलाज़ल एंड की तरफ फिर से 4 चलाज़ल एंड में से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से 4 माइक्रोपाइलर एंड की न्यूक्लियस में से एक माइग्रेट करके सेंटर में चले जाता है। ऐसे 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के पास सेंटर में आ जाते हैं। उस समय ये 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई कहलाई जाती है। पर ये पोलर न्यूक्लियाई धीरे धीरे आगे चल के फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने के बाद यही एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला डायग्राम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ये डायग्राम हम ओनली जस्ट क्वेश्चन एज आस्क ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक्स, ऐसा अगर पूछा जाता है 2 मार्क के लिए तो ये डायग्राम भी हम दे सकते हैं विथ वेल लेबल के साथ। तो ऊपर वाली 3 न्यूक्लियस धीरे धीरे कुछ साइटोप्लाज्म को अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लेती है और एंटीपोडल नाम से 3 सेल बन जाती है, जिसका फंक्शन यहाँ पर अभी तक किसी बुक में अच्छे से नहीं दिया है। कहा जाता है कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आगे चल के फ्यूचर में सपोर्ट करेगा। पोलर न्यूक्लिया बीच में फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेगा। अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस है फिर से ये कुछ साइटोप्लाज्म को अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, जिनमें से 2 सिनर्जिड कहलाते हैं और जो सेंटर वाला होता है ये अपने आप को थोड़ा सा एनलार्ज करके बड़ा कर देता है, जो एग और फीमेल गमिट कहलाता है। यही एग और सिनर्जिड तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर रेफर करते हैं जिसका नाम होता है एग एपैरेटस। ये एग एपैरेटस एग को फीमेल गमिट को सपोर्ट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो डायग्राम है ये डायग्रामेटिक स्केच से हम देख रहे हैं कि हमने पूरे इस डायग्रामेटिक स्केच से यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट्स स्टडी किया या अंडरस्टूड करने की कोशिश की है। आगे हम कुछ और एक डायग्राम फॉलो करेंगे जिसमें से यही थोड़ा सा कुछ अलग व्यू से पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। अभी हमने जो डायग्राम देखा है एक तो वो फॉलो करो, या ये जो अभी फ़िलहाल डायग्राम हमारे सामने है ये फ़िलहाल जो जस्ट न्यू 12th सिलेबस की बुक है उसमें दिया है। तो इसमें डायरेक्ट उसने एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम ना देते हुए मेगास्पोर मदर सेल दिखाया है, वो मियोसिस में जाएगा तो लिनियर टेट्राइड को जन्म देगा ने 4 मेगास्पोर को। 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, ये 1 मेगास्पोर हाईली एक्टिव हो जाएगा। आगे चल के ये मेगास्पोर खुद को डेवलप करके जर्मिनेट करके एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। पहली माइटोसिस एम्ब्रियो सैक में शुरू हो जाएगी। तो एक न्यूक्लियस में हमने कहा है जैसे पहले कि फ्री न्यूक्लियर 3 सक्सेसिव डिवीजन्स होंगे, 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8। यहाँ डायरेक्ट दिखाया गया है कि 8 न्यूक्लियस जो है किस तरीके से अपने आप को अरेंज करके चलाज़ल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल बना लेता है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और 1 फीमेल गमिट बना लेता है। बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया आगे चल के सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। यानी इस तरीके से डायग्रामेटिक स्केच से हम बहुत ही शॉर्टली और बहुत क्लीनली डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट समझ लेंगे। यानी फाइनली इस डायग्राम से हम ये अंडरस्टूड कर सकते हैं कि अब फीमेल गमेटोफाइट में फीमेल गमिट बन चुका है, यानी आगे चल के प्रोसीड फॉर द फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जो मैंने कहा था कि 2 मार्क के लिए एक डायग्राम पूछा जाता है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 सिनर्जिड, यानी उल्टा दिया यहाँ पर डायग्राम एम्ब्रियो सैक का। ऊपर सिनर्जिड है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की पार्ट जो है वो ऊपर हो चुकी है, और इधर एंटीपोडल्स है 1 2 3 करके, तो ये चलाज़ल एंड की
तरफ का पार्ट है और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है। सिनर्जिड के साथ ऊपर एग एपैरेटस, यानी इस तरीके से इतने लेवल के साथ भी अगर हम इतना छोटा सा डायग्राम देंगे तो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब अभी हमने जो बाकी पार्ट था वो एक्सप्लेनेटिव बेस पर इस तरीके से हम यहाँ थोड़ा सा स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो समराइज है, जो अभी पढ़े हमने, उसके बाद वाले जो पॉइंट्स मैंने आगे डिस्क्रिप्शन के लिए दिया है। 3 nucleus towards micropylar end constitute egg apparatus. It consists of large central haploid egg और egg cell, और इसे हम कहेंगे फीमेल गमिट, which supports haploid 2 synergid cell from sides. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस थे, उन 3 न्यूक्लियस में से 2 सिनर्जिड बना लेंगे तो एक फीमेल गमिट। ये तीनों मिलके एक नए नाम से जाने जाएंगे एग एपैरेटस। एग एपैरेटस क्यों? तो जो सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड इस एग को साइड व्यू से उस फीमेल गमिट की, सेंट्रल फीमेल गमिट को साइड से सपोर्ट करेगा। सिनर्जिड हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस एक्ट एज फिलीफॉर्म एपैरेटस। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिनर्जिड होते हैं उस सिनर्जिड को डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये होता है कि उस सिनर्जिड के एक छोर पर हेयर की तरह छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और जिस समय पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन पॉलिनेशन होने के बाद जर्मिनेट होता है, हम देख चुके हैं, और पोलन ट्यूब जैसे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बढ़ता है तो इस पोलन ट्यूब को उस माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक के अंदर रिसीव करने के लिए यही फिलीफॉर्म एपैरेटस ऑफ सिनर्जिड हेल्प्स करते हैं। Synergid have hair-like projections act as filiform apparatus which guide or helps to receive the pollen tube towards the egg. यानी पोलन ट्यूब को एग की तरफ, क्योंकि पोलन ट्यूब में कौन होते हैं? मेल गमीट होते हैं। तो मेल गमीट फीमेल गमीट से एग से फ्यूज़ करने के लिए उनके पास आना ज़रूरी है, तो इस पोलन ट्यूब को अंदर रिसीव करना ज़रूरी है। तो रिसीव करने के लिए ये सिनर्जिड इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन से हेल्प करते हैं। तो इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन के साथ सिनर्जिड उस समय फिलीफॉर्म एपैरेटस कहलाया जाता है। आगे, रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस टूवर्ड्स चलाजल एंड कन्वर्ट्स इनटू 3 एंटीपोडल सेल्स विच सपोर्ट्स द फर्टिलाइजेशन बट फंक्शन इज नॉट वेल नोन अप टू नाउ। किसी भी बुक में इन एंटीपोडल सेल का कोई फंक्शन दिया नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चलाजल एंड की तरफ जो 3 एंटीपोडल सेल बन चुकी है, ये फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट करती है। जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन सच मेगास्पोर इज 7-celled 8-nucleated स्ट्रक्चर नाउ इज एम्ब्रियो सैक। यस, कि फर्टिलाइजेशन के पहले अब मेगास्पोर पूरी तरीके से 7-celled 8-nucleated स्ट्रक्चर बन चुका है, यानी अब यहाँ पर ये मेगास्पोर नाम से नहीं एम्ब्रियो सैक करके जाना जाएगा। 7 सेल कैसे? 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड 5, एक फीमेल गमिट 6 और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एक स्ट्रक्चर। इस तरीके से 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक में अब 7 सेल है, और 8 न्यूक्लिएटेड 8 न्यूक्लियाई कैसे? 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड 5, एक फीमेल गमिट 6 और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस, इस तरीके से 8 न्यूक्लिएटेड। In this way, the embryo sac is developed from only single megaspore is also called monosporic development. इस तरीके से ये जो एम्ब्रियो सैक है सिंपली एक फंक्शनल एक्टिव मेगास्पोर से जन्म लेता है, इस वजह से इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। यानी 3 डीजनरेट हो चुके थे और सिर्फ एक मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक को जन्म दिया है, सो ये मोनोस्पोरिक है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेट विद इन और इनसाइड द मेगास्पोर हेंस कॉल्ड द एंडोस्पोरस। यह फीमेल गमेट मेगास्पोर के अंदर एज एम्ब्रियो सैक करके जन्म लेता है इनसाइड द मेगास्पोर, इस वजह से इस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेट को एंडोस्पोरस भी कहा जाता है, यानी स्पोर के अंदर। फीमेल गमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज कलरलेस, यानी जो फीमेल गमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है ये कलरलेस होता है। अभी देखे मोनोस्पोरिक होता है, अभी हमने पढ़ा कि एंडोस्पोरस होता है या एंडोस्पोरिक होता है। इज़ कंसील्ड, और ये दिखता नहीं है बाहर से,
ये हिडन छुपा होता है कहाँ, इन द ओव्यूल एनक्लोज्ड बाय द ओवरी, ओव्यूल के अंदर और ओवरी से ये बंद होता है, छिपा होता है. So in this way, with the help of some of the summarized point, we have to discuss as the development of female gametophyte. Thank you.